तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले जो लेक्चर्स हमने अटेंड किए हैं उनके अंदर हमने देखा कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म क्या होता है, फिर इसकी स्कोप्स क्या है, एक्साइटमेंट क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल मतलब मूलभूत फोर्स, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अगर हम बात करें फोर्स की तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी फोर्स अवेलेबल हैं। टेंशन का फोर्स, स्ट्रिंग का फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं जो हमें लगते हैं कि नेचर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने इनको यूनिफाइड किया, आपने जो पहला वाला वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि यूनिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था कि बच्चों की बहुत सारे लॉज को, नेचर के बहुत सारे फिनोमिनाज को हम क्या करते हैं, यूनिफाई करने का काम करते हैं। यूनिफाई करते हैं मतलब उनको कम से कम यानी मिनिमम लॉज के बेसिस पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन ने ऑब्जर्व की और देखा कि अरे इन सब का कारण तो एक ही फोर्स है। जैसे ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरना, पानी का नीचे गिर जाना, ठीक है। सोलर सिस्टम का अपनी जगह पे कैसे वो जो सोलर सिस्टम है वो बंधा हुआ है एक तरीके से, हमेशा सन के चारों तरफ ही प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो ये सब किससे है, तो ये सब हमने देखी जो ऑब्जर्वेशन है इन सब में हमें पता लगा कि इन सब के पीछे एक ही फोर्स है, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे हमने बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो हमें पता लगा कि जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में किसी ना किसी तरीके से वो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा दो फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो हमें ये पता लगा कि जो नेचर में फोर्सेस अवेलेबल हैं वो केवल 4 तरीके के, यानी हमारे जो पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो 4 हैं। कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस? 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा बच्चों जो फोर्स है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे टाइप का जो फोर्स है बच्चों वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। और लास्ट यानी फोर्थ जो है हमारा वो है वीक न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस यानी जो भी 4 फोर्सेस हमारे पास हैं, ये जो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, तो बाकी के जो फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं फोर्सेस का कोई ना कोई पार्ट होता है, यानी इन्हीं में वो फोर्स कहीं ना कहीं समाहित है। आगे कौन से फोर्सेस हो सकता है आगे जाके कोई और फंडामेंटल फोर्स मिल जाए, पर अभी तक जो हमने स्टडी की है फिजिक्स के अंदर उसमें 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस मिले हैं, ठीक है। तो हम आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे आपने 9th क्लास में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो 9th क्लास में आपको बताया जाता है कि एक ऐसा फोर्स होता है जो किन्हीं 2 बॉडीज़ के बीच में काम करता है जिनमें मास होता है। यानी कोई भी ऐसी 2 बॉडी जिनमें मास हो, ठीक है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो उसके लिए एक डेफिनेशन डिफाइन की गई कि इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज हैविंग मास, हैविंग मास, ठीक है। ये किन्हीं भी 2 बॉडी के बीच का वो फोर्स होता है जिनके पास मास होता है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो कैसा होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस of bodies and inversely proportional
टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये फोर्स क्या होता है बच्चों, जो बॉडीज का मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास है m1 और एक दूसरी बॉडी ले ली बेटा जिसका मास है m2, और मान लो उनके सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है डेट इज r। तो लॉ क्या कहता है कि ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 इंटू m2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब 1/r², जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हम दोनों को अगर कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r²। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं बच्चों तो F इक्वल टू आ जाएगा gm1 m2 r²। ये फॉर्मूला मिलता है हमें, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जहां पर g क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 पॉइंट, यानी g की जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फोर्स, कौन सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है जो कि हमारा दो बॉडी जिनके पास मास होता है उनके बीच में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कोई आसान सी चीज़ है, इसको समझना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आप 9th क्लास में भी इसको पढ़ के आए हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें और कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, है ना। तो आप क्या समझ गए कि ये भाई एक ऐसा फोर्स होता है जो दो बॉडी के बीच में काम करता है। ठीक है, और ये फोर्स उन बॉडीज़ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के, और उनके बीच जो डिस्टेंस होती है उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि भाई जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर इस फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है ना। और ये बहुत वीक फोर्स होता है। देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो पहली प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं अगर बच्चों में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहली बात होती है इट इज द वीकेस्ट फोर्स। अरे सर वीकेस्ट फोर्स ऐसे कैसे? हाँ बच्चों, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारे अभी तक जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस मिले हैं उसमें ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, ये हमारा कैसा फोर्स होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है। अब आप एक चीज़ देखो, वीकेस्ट फोर्स कैसे? मान लो कि कोई दो बॉडी हैं, एक बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है। अगर मान लो ये m1 1 kg का है और ये मास m2 भी 1 kg का है तो F की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? G इंटू m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, और मान लो इनके बीच की डिस्टेंस भी r² है, और r की वैल्यू जो है बच्चों वो है 1। कितनी है? 1 r², सॉरी नहीं r, जिसकी वैल्यू है यानी 1 मीटर, तो ये 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 इंटू 1। तो आप देखो कि जो F है वो किसके बराबर आएगा? G के बराबर। अब आपको G की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी? कुछ सोचो, 6.67 अगर 10⁻11 को ऊपर नीचे लाएं तो कितने 10 की पे 11 जीरो, 10 के साथ मतलब जो 1 है उसके पीछे 11 जीरो लगाने पड़ेंगे और उसका डिवाइड करो उस वैल्यू में। कितनी बड़ी वैल्यू है कि कितनी छोटी वैल्यू है आप यहाँ से पता कर सकते हो। बहुत छोटी, यानी 2-1 किलोग्राम की बॉडी है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो 10⁻11 यानी 1/10⁻11 टाइम्स होगा, यानी इतना छोटा फोर्स होगा वो, जो कि कैसा होगा? नेग्लिजिबल फोर्स होता है। तभी तो सर मैं खड़ा इधर, एक मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा उधर, हम जाके पटाख से भिड़ के नहीं जाते दूसरे से। रीजन है क्या? रीजन है बहुत छोटा फोर्स है, बहुत बड़ी क्वांटिटी का मास होगा, बड़ी बड़ी बॉडी पे काम करता है। जैसे अर्थ है, सन है, इनका मास बहुत बड़ा है,
इसलिए इनके बीच में ये उस सर्कुलर पाथ पे घूमने का काम करती है अर्थ, है ना। ऐसे तो नहीं सर, मैं खड़ा हूँ, है ना, मैं भी जाके किसी से भिड़ नहीं जाता, है ना। ये दो मार्कर हैं यहाँ पर, पटाख भिड़ क्यों नहीं जाते, क्यों? क्योंकि भाई इसकी वैल्यू फोर्स की बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स जो होता है नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं बच्चों, तो ये फोर्स जो होते हैं, दीज और ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, यानी हमेशा बॉडी को एक बॉडी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी कोई रिपेल वाली फीलिंग इनके अंदर नहीं आती कि एक मास है तो उस वाले मास को दूर भगा दे, नहीं, तू भी है, ठीक है, तू भी आ जा, तू है, तू भी आ जा, हमेशा अट्रैक्टिव। किसको अट्रैक्ट? एक बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा जिसके पास मास होगा, ठीक है। अब अगर मैं और बात करूं इसके बारे में, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, पर अट्रैक्ट किसको करेंगे? उसी को अट्रैक्ट करेंगे जिसके पास क्या होगा, मास होगा, ठीक है। तीसरे की बात करें अगर अपन, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो ये कैसे फोर्स होते हैं? तो सेंट्रल फोर्स होते हैं, दे आर सेंट्रल फोर्सेस। अभी सेंट्रल फोर्स क्या है? देखो सेंट्रल फोर्स का ये फोर्स जो है ना, उनमें ये इन दोनों की बॉडी के जो मास है, ये मास है, इनके सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, और ये हमेशा इस सेंटर वाली लाइन, जो लाइन इनके सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, इसी के अलोंग एक्ट करता है। मतलब ये बॉडी जो इस पर फोर्स लगा रही है, बॉडी फोर्स यहाँ से यहाँ नहीं लगा रही, ये बॉडी इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में लाई करता है। मतलब ये फोर्स जो है वो हमेशा दो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच में एक्ट करता है, ठीक है। तो दो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच में हमेशा अट्रैक्ट कर, जहाँ इसका सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, उनके सेंटर को जो लाइन जोड़ती है, उस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स काम करता है। ये फोर्स यहाँ नहीं होगा कि आपने सर हम तो ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ फोर्स होगा क्या? नहीं होगा भाई। ऐसे जोड़ेंगे, नहीं होगा भाई। ऐसे जोड़ेंगे, नहीं होगा भाई। कौन से लाइन पे करेगा काम? सेंट्रल वाली लाइन पे। इसलिए हम कहते हैं ये फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं। दीज फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस, दे ऑलवेज एक्ट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडी। लिख सकते हैं ये बात, दे ऑलवेज एक्ट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। दो बॉडी के सेंटर को जो लाइन जोड़ती है, दो बॉडी के जो सेंटर को लाइन जोड़ती है, उसे अपन कहते हैं, उन्हें कहते हैं अपन सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। अगला पॉइंट अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, तो ये क्या करते हैं? दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ भाई, तो ये स्क्वायर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। कैसे? आपने फॉर्मूला देखा, F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो, क्या ये इनवर्स है इसके डिस्टेंस, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब यहाँ पर ये है कि जो उनके बीच की डिस्टेंस है, जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो उसके स्क्वायर टाइम्स ये फोर्स कम होगा। जैसे मान लो ये रेडियस ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, इसको मैं डबल कर दूं तो यहाँ 2 का डबल 4, तो फोर्स 4 टाइम्स कम होगा। मैं इसको ट्रिपल कर दूं तो फोर्स 9 टाइम्स कम होगा, 3 का स्क्वायर 9। मैं इसको 4 टाइम कर दूं तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं इसको हाफ कर दूं r/2, तो r/2 का स्क्वायर r/4, 4 ऊपर जाएगा, यानी फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे किसको फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। क्या मतलब है कि इनके बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ा दें या घटा दें तो ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, अगर फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं, ये आ रहा है उसमें कैमरे में, हाँ ठीक है आ रहा है, कि दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि वो सभी फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फोर्सेस हुज वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्सेस
फोर्स हुज वर्क डन इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। क्या समझे इस बात को कि मान लो एक बॉडी है वो यहां से यहां रखी हुई है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये एक बॉडी यहां रखी हुई है, यहां से मैं यहां जाना चाहता हूं इस पॉइंट पर, तो यहां से यहां तक जाने में जो वर्क करूंगा वो कितना होगा, mgh। आप जानते हो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg, नीचे लगना mg और हाइट mgh, ये होगा इसके दोनों वर्क। अब आप इस पे चाहे यहां से घूम के यहां जाओ, फोर्स इसका mgh ही हो, इसका जो वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वो mgh ही होगा। आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, देखो इधर वर्क किया आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ तक किया आपने mgh, सही है ना, फिर इधर से किया f इंटू एस, लेकिन ये नेगेटिव। अब यहाँ से आने तक जोड़ लो, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इधर, ये इधर, तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया बराबर, यानी कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा, mgh यहाँ तक पहुँचे, ये वाला बचा, ये प्लस ये ऐड करो इनको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस mgh माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो, हमें यहाँ पर पहुँचने पे क्या मिलेगा, mgh। इधर से गया तब भी क्या मिला, mgh। मतलब जो वर्क है वो इसका पाथ डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते इनका, इसलिए ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन का फोर्स ये कंजर्वेटिव नहीं होता, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव। जब हम आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब आपको वहाँ ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इन चीज़ों को लेके, ठीक है। फिलहाल आपको कंजर्वेटिव फोर्स से क्या समझ में आया, दीज फोर्सेस आर नॉट path dependent, sorry, the work done by these forces is not path dependent, ठीक है। इस सबको नोट कर लो, कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अपन प्रॉपर्टीज ऑफ में पढ़ा अपन ने कि भैया ये वीकेस्ट होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव भी होते हैं, है कि नहीं है, और ये सेंट्रल होते हैं, मतलब ये वही काम करता है जहाँ इनके सेंटर ऑफ बॉडीज़ के मैच करते हैं जिस लाइन के अलोंग, ठीक है। अगले की अगर मैं बात करूं तो ये होगा हमारा 6, ठीक है। 6 वाला कहता है कि डीज आर मीडिएटेड बाय पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटॉन। क्या कारण है, देखो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें इसके बारे में पता लगाना पड़ा कि क्यों कि कौन सी चीज़ है, इनका जो बेसिक पार्टिकल है जो इस फोर्स को बनाने का काम करो कौन है। तो अपन इसको, तो हम क्या लिखेंगे, These are mediated by particle called graviton। क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटोन कहते हैं। क्या ऐसा वास्तव में कोई पार्टिकल है? तो अभी तक क्वांटम फिजिक्स में जो भी इसकी स्टडी की गई है वहाँ तक ऐसा भी पार्टिकल हम मिला नहीं, ऐसा अनुमान है, यानी ये हाइपोथेटिकल है। कैसा है, हाइपोथेटिकल, मतलब कल्पना की गई है ऐसे कि ऐसा कोई पार्टिकल होगा जो इन फोर्सेस को कैरी आउट करता है, हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो इसको मीडिएटेड पार्टिकल किसको माना है, ग्रेविटॉन को, जो भी हाइपोथेटिकल है भी, ठीक है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, इसकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो आप समझिए कि दीज फोर्सेस आर नॉट affected by presence of medium, यानी ये फोर्स जो होते हैं ये इफेक्ट नहीं होते हैं किसी भी मीडियम की प्रेजेंस से और अदर बॉडीज। क्या मतलब है सर, क्या बताया आपने, कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो क्या है, क्या लिखा है, दीज फोर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ मीडियम और अदर बॉडी। मान लो अगर अपने दो पार्टिकल ले लिए, दो मान लो मास ले लिए, एक m1 और ये एक m2, इस शानदार इस वातावरण में रखे हैं जिसको हम बोलते हैं एयर। मान लो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। क्या लग रहा है, F। हमने उठाया इन्हीं दोनों पार्टिकल्स को और हम ले आए पानी में, वाटर। क्या इनका मीडियम चेंज हो गया, इनके बीच का
बिल्कुल साहब। तो देखो यहाँ एयर में रखे थे, यहाँ वाटर में रखे हैं, क्या इस कंडीशन में इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नो सर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पहले F था तो अभी भी F रहेगा, मतलब पहले 10 न्यूटन था तो अभी भी 10 न्यूटन का ये फोर्स रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अगर ये पहले 10 न्यूटन का तो अभी भी 10 न्यूटन का फोर्स रहेगा, यानी इस पर मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे आप इसको अल्कोहल में रखो, चाशनी में रखो, मरकरी में रखो, कहीं ले जाओ, मीडियम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इन दोनों फोर्सेस के बीच में। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर बात करें दूसरी अदर बॉडीज, और अगर हम बात करें कि बच्चों प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़ की, तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक बॉडी यहाँ पर है, यहाँ ये आ रहा है बोर्ड में M1 M2, मान लो कि इनके बीच में फोर्स लगा है F, और तीसरी बॉडी आ गई M3, तो इसके आने से इस F पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी तीसरा मास दो के मास के, यानी इसके मान लो ये फर्स्ट फोर्स लग रहा है F1, ये F1, ये F2, इन दोनों बीच लग रहा है F3, तो F1 को कोई मतलब नहीं है इसकी वजह से, F2 को कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वजह से, F3 को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अफेक्ट नहीं कर सकती तीसरी बॉडी। दो लोगों के बीच में जो दोस्ती है उसको नहीं तोड़ सकता तीसरा आदमी। इतनी घनिष्ठ मित्रता है भाई किसमें? दो मासेस के फोर्सेस के बीच में। जो दो मास के बीच में फोर्स लग रहा है उस घनिष्ठता को कोई तीसरा मास आके इफेक्ट नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। और ना ही मीडियम। कितने जिगरी है, और आपको भी ऐसा ही जिगरी दोस्त चाहिए है ना। तो मास तो है ही आप, बाकी फॉलो कर लो इंटरनल सोल से, है ना। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और ये आपको लर्न हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी समझने के लिए मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है, ठीक है। तो ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में हमेशा, वीकेस्ट होते हैं, क्यों होते हैं बता दिया मैंने। इंटरवेंट मीडियम से या किसी दूसरी बॉडी की प्रेजेंस से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ग्रेविटोन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है ऐसा माना जाता है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं करा पाई है अपनी साइंस ने, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़िए इसको, लर्न करिए, ठीक है। और सेफ रहिए घर पे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।